हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। मैं आपका इकोनॉमिक्स टीचर चंदन सर। कैसे हैं बच्चे? आप सब अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं तो अच्छे बने रहिए। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5, दैट इज मनी। ऑलरेडी हमने नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी यूनिट है 4 चैप्टर का, वो मैंने कंप्लीट कर लिया अच्छे से। आप सबने क्वेश्चन भी बनाया। अब आज से हम पढ़ेंगे मनी, उसके बाद फिर बैंकिंग, अकॉर्डिंगली फिर एडीएएस। ठीक है, ताकि ऑन टाइम आपका सिलेबस कवर रहे, ताकि आपको हाफ ईयरली एग्जाम देने में कोई भी दिक्कत ना हो, प्री बोर्ड में कोई दिक्कत ना हो, एंड बोर्ड में कोई दिक्कत ना हो और अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, चलिए, तो ये मनी का हमारा एक ही क्लास में आज हम वन शॉट में मनी सब कुछ पढ़ा देंगे। बहुत छोटा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको जानना चाहिए। चलिए, अब इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। ठीक है बच्चे, चलिए सेशन को लाइक कर दिए। गुड बच्चे, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम बीएचयू मेन कैंपस, बीएड क्वालिफाइड एंड एक्स नवोदयन। बच्चे, मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से 10+2 की पढ़ाई किया हूँ और 10th और 12th में मैं अपने टाइम में स्कूल टॉपर था, 95% मार्क्स लाया हूँ और पिछले 12 ईयर से लगातार कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ। अब तक करीब 5000 से अधिक बच्चों को मैंने कॉमर्स पढ़ाया है, जिसमें से 1000+ स्टूडेंट्स बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है बच्चे, चलिए, यदि आप भी बीएचयू और ड्यू का पार्ट बनना चाहते हैं, एसआरसीसी में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे सीयूटी का प्रिपरेशन जरूर करिएगा। और यदि बोर्ड एग्जाम में 90%, 95% एबव मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने स्कूल का टॉपर बनना चाहते हैं, सीबीएसई टॉपर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके लिए सही डिसीजन होगा कि अभी ज्वाइन करें गुडविल एडुकेयर, जो कोचिंग हमारा वाराणसी में है, लंका पे, लंका थाना के जस्ट बगल में। ठीक है, और हाँ, आपको ज्वाइन करना होगा तो आपको मैं बता दूँ कि कोचिंग का नाम हमारा है गुडविल एडुकेयर। इसको आप लिख लीजिएगा, यू गूगल मैप पे सर्च करिए। एड्रेस आपको है लंका वाराणसी। कोचिंग का एड्रेस लंका पे है वाराणसी में, और मोबाइल नंबर लिख लीजिए ज्वाइन करने के लिए 8676080858 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, पेन और पेपर निकाल लीजिए। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, मजेदार क्लास है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी, सबसे पहली चीज बताइए कि व्हाई वी नीड मनी, या हमें मनी का डिमांड क्यों होता है, किस लिए पैसे की हम डिमांड करते हैं। तो बहुत बच्चे कहते हैं कि सर अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, कोई कहता है कि सर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए, कोई कहता है एसेट्स क्रिएट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। मैं अगर आपको समझाऊं तो ये 3 चीजें जो हैं वो तो सही हैं कि बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें फूड के लिए, क्लॉथ के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए पैसे चाहिए, है ना। उसके लिए एक प्रोफेशनल टर्म है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म है ट्रांजैक्शन मोटिव। डिमांड फॉर मनी, पैसे की डिमांड क्यों करते हैं? 3 पर्पस से, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यही 3 पर्पस है जिसके लिए हम पैसे की डिमांड करते हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव, डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए पैसे चाहिए। रूटीन एक्सपेंसेस के लिए, हम मान लो खाने के लिए, कपड़े के लिए, पढ़ाई के लिए, बेसिक नीड्स के लिए पैसे चाहिए, डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। इट रेफर्स टू डिमांड फॉर मनी फॉर कंडक्टिंग डे टू डे ट्रांजैक्शन। डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए जब पैसे की डिमांड हम लोग करते हैं, उसे ट्रांजैक्शन मोटिव कहते हैं। द ट्रांजैक्शन मोटिव रिलेट टू डिमांड फॉर मनी टू मीट करेंट ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस यूनिट। जो भी हम इंडिविजुअल और बिजनेस यूनिट है, उनके करेंट ट्रांजैक्शन, डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो पैसे चाहिए, उसको ट्रांजैक्शन मोटिव कहते हैं। दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव। बच्चे, हम लोग क्या होते हैं, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए भी पैसे चाहिए हमें। कभी बीमार पड़ गए, कोई घटना दुर्घटना हो गया, तो पैसे रहेगा तभी तो इलाज करवाएंगे।
तो उसे कहते हैं प्रिकॉशन, प्रिकॉशनरी मोटिव। इट रेफर्स टू डिजायर ऑफ पीपल टू होल्ड कैश बैलेंस फॉर अनफॉर्सीन कंटिजेंसीज। अनफॉर्सीन सिचुएशन के लिए पैसे की डिमांड होगी, उसे प्रिकॉशनरी मोटिव कहते हैं। और एक होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। इट रेफर्स टू डिजायर ऑफ पीपल, डिजायर ऑफ द होल्डर टू कीप कैश बैलेंस एज एन अल्टरनेटिव टू फाइनेंशियल एसेट्स लाइक बॉन्ड। शेयर्स में, डिवेंचर में हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ये होता है स्पेकुलेटिव मोटिव, जिसको सट्टेबाजी कहते हैं कि पैसा से पैसा क्रिएट करना है, वेल्थ क्रिएट करना है, ये हुआ स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक ना। तो बच्चे ये तीन पर्पस है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि मेनली हम लोग डिमांड मनी का इन्हीं तीन पर्पस के लिए करते हैं। ठीक है, प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे सबसे पहले आप बताइए कि आपने एक टर्म सुना है बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, जिसको हम लोग C2C इकोनॉमी भी कहते हैं, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी भी कहते हैं। बार्टर सिस्टम क्या होता है बच्चा? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग एक कॉमोडिटी एक्सचेंज करते हैं दूसरे कॉमोडिटी के बदले में। जैसे आज क्या है, आज का इकोनॉमी मनी ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जिसमें हम पैसा लेके गए, आज जो चीज चाहिए गुड्स या सर्विस तुरंत एक्सचेंज किए, है ना। आज आपको कोई भी नीड्स पूरा करने के लिए जो चीज चाहिए, मनी है, कॉमन मेजर, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। कहीं गए, दुकानदार को बोले भैया 1 केजी चीनी दीजिए, तुरंत चीनी का प्राइस पे किए और चीनी लेके आ गए। दूध चाहिए, चीनी पैसा दिए, दूध आ गया। लेकिन पहले के जमाने में जब शुरुआत में मनी नहीं था तो क्या था? बार्टर सिस्टम था। कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज करना पड़ता था। जैसे मान लो अब हमें चीनी चाहिए तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ता था जो हमें चीनी दे और बदले में वो चीज ले जो हम देना चाहते हैं। मान लो हमारे पास गेहूं है, वीट है, तो हम वीट दे के चीनी लेना चाहते हैं, मतलब कि वीट का एक्सचेंज शुगर से कर रहे हैं। तो यहां पे जानते हो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। डबल कोइंसिडेंस कहते ना, कोइंसिडेंस क्या संयोग है, तो डबल कोइंसिडेंस, दो संयोग मिलना चाहिए था बार्टर सिस्टम में। एक पहला कि हमें जो चाहिए अगला पार्टी वो दे, हमें चीनी चाहिए तो चीनी कोई हमें दे, लेकिन ठीक है, एक तो मान लो हम और बदले में वो चीज ले जो हम देना चाहते हैं। मान लो हम वीट देना चाहते हैं चीनी के बदले में, तो वीट ले। अब यहां पे क्या होता था, मान लो कोई ऐसा पर्सन मिला जो चीनी तो देना चाह रहा है लेकिन उसको वीट नहीं चाहिए, उसको राइस चाहिए। अब मेरा उसका ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया। फिर मान लो कोई ऐसा पर्सन मिला जो चीनी तो देगा बट उसको वीट नहीं चाहिए, उसको दूसरा कोई और चीज चाहिए, यहां भी नहीं हो पाया। फिर कोई ऐसा पर्सन मिला जो वीट तो लेने को तैयार है बट वो चीनी नहीं दे रहा है, वो बदले में मिल्क दे रहा है, तो भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। एक कोइंसिडेंस से ट्रांजैक्शन नहीं होता, डबल कोइंसिडेंस चाहिए बार्टर सिस्टम में। समझ गए बात ना? डबल कोइंसिडेंस चाहिए था बार्टर सिस्टम में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम का यही था, ठीक है, जिसमें हम लोग कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज करते थे और ट्रांजैक्शन तभी पॉसिबल था जब डबल कोइंसिडेंस मिलता था। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। बार्टर सिस्टम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी। एक ऐसा इकोनॉमी जहां पे डायरेक्ट बार्टर हो, एक्सचेंज हो गुड्स का, उसे बार्टर इकोनॉमी कहते हैं। इसे C2C इकोनॉमी भी कहते हैं। यहां पे C का मतलब है कॉमोडिटी, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी, ठीक है ना। बार्टर सिस्टम कैन वर्क व्हेन देयर इज अ एग्जिस्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ध्यान रखिएगा, बार्टर सिस्टम कैन वर्क व्हेन देयर एग्जिस्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम तभी वर्क करेगा जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स रहेगा, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स रेफर्स टू साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ
म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर एंड सेलर। जब एक साथ बायर और सेलर के वांट्स फुलफिल होंगे उसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। कैसे एक साथ फुलफिल होगा? मान लो हमें चीनी चाहिए तो अगला पार्टी सेलर जो है हमें चीनी दे, और एज अ बायर वो चीज खरीदे जो हम देना चाह रहे हैं। अगर वो दूसरा चीज खरीदेगा तो मेरा उसका ट्रांजैक्शन नहीं होगा। साइमल्टेनियस, एक साथ फुलफिलमेंट ऑफ द म्यूचुअल वांट ऑफ बायर एंड सेलर, इसी को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। ठीक है, ये देखो बार्टर सिस्टम में क्या है कि कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये आपने पहले के क्लासेस में, क्लास 8 में 9th में भी पढ़े हैं बार्टर सिस्टम के बारे में। समझे बात ना? पहले चलता था। जैसे आज मान लो मनी का इकोनॉमी है, आज मनी का इकोनॉमी है तो कोई भी चीज एक्सचेंज करना होता है तो क्या होता है? पैसे से हो जाता है। मान लो आप कोचिंग पढ़ने के लिए आए हो तो क्या किए? बस फीस पे किए और हमसे सर्विस ले रहे हैं। अगर मान लो ये सिस्टम नहीं होता, पैसे का सिस्टम, तो क्या होता? आप पढ़ने के लिए आए तो कहते सर हमारे घर पे गेहूं है, क्या हमसे एक बोरा गेहूं लेके हमें सर्विस दे देंगे, कॉमर्स पढ़ा देंगे? अब मान लो अगर हमारे पास पहले से ही गेहूं रहता तो हम कहते नहीं हमें गेहूं नहीं चाहिए, हमें चावल चाहिए। अब क्या होता? अगर आपके पास चावल है तो फिर चावल लेके आते, मेरा आपका ट्रांजैक्शन हो जाता। और चावल नहीं है तो आप हमसे नहीं पढ़ पाते। फिर जाते हैं ऐसे टीचर के पास जो आपसे गेहूं एक्सेप्ट करे और बदले में आपको सर्विस दे। अगर मान लो ये बच्चे, आज पैसे का इकोनॉमी है, मनी का इकोनॉमी है, तो हर कोई पैसा लेके आता है, हम सबको पढ़ाते हैं और पैसे को क्या करते हैं? सेव करते हैं या उससे अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं। जब बार्टर सिस्टम था तो ये वाला सिस्टम नहीं था मनी का। उस समय क्या होता था? हर आदमी कमोडिटी से गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करता था। तो उस समय मान लो अगर आप पढ़ने के लिए हमसे आते तो कोई चावल लेके आता, कोई गेहूं लेके आता, कोई लौकी लेके आता, है ना, कोई टमाटर लेके आता। मालूम चलता कि सब हम स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करते करते ही कुछ चीज़ें खराब हो जाता, कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म तक स्टोर नहीं रह पाता, है, कुछ की नीड्स हमारी नहीं होती। तो ये सब प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में होता था, जिसको हम कह सकते हैं लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, है ना, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। बहुत सारे बार्टर सिस्टम के डिमेरिट्स थे जिसकी वजह से मनी को लाया गया। तो बार्टर सिस्टम में कोई दिक्कत है? समझ में आ गया बार्टर सिस्टम? चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के कमियां क्या क्या थे? बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस क्या क्या हैं? बच्चा, सबसे पहला लिमिटेशन है आपका लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अभी हम बता दिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है? साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर एंड सेलर, दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की कमी थी। कैसे? अब जल्दी वो पर्सन मिल नहीं पाता था कि एज अ बायर वो खरीदे वो चीज जो एज अ सेलर हम बेचना चाहते हैं, और एज अ सेलर वो बेचे वो चीज जो हम खरीदना चाहते हैं। मतलब दो एक साथ वो दो कोइंसिडेंस जल्दी मिलता नहीं था कि हम जो बेचे अगला ले और अगला जो बेचे हमें वो चाहिए, या हमें जो चाहिए वो अगला बेचे। अब मान लो हम जो बेचे अगला खरीदने को तो रेडी है, लेकिन हमें जो चाहिए वो प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं दे रहा है, वो दूसरा कुछ दे रहा है। ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता था। जैसे देखो इस फोटो में ये लेडीज टमाटर दे रही है और बदले में क्या है? ये बकरा है, ये एक्सचेंज हो रहा है। अब मान लो अगर दोनों, जैसे इन्हें टमाटर चाहिए और इन्हें बकरा चाहिए, तब तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा, साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट। लेकिन अगर इनको टमाटर चाहिए तो ये टमाटर देने तैयार है, लेकिन ये बकरा दे रहा है, इनको दूसरा कुछ चाहिए, तब ट्रांजैक्शन होगा? नहीं होगा। तो वही कहा गया है, साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स की कमी होती थी डबल बार्टर सिस्टम में, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दूसरा है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बच्चे, आज क्या है? हर चीज का कॉमन मेजरमेंट होता है। किस टर्म में? मनी के टर्म में। कोई भी चीज है, गुड्स है, सर्विसेज है, हम लोग उस चीज को मनी के टर्म में मेजर कर लेते हैं। पहले के टाइम में क्या था कि कोई कॉमन मेजरमेंट था ही नहीं।
अब मान लो 1 केजी घी आपसे लिए, बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग सोचो, 1 केजी घी आपसे लिए, अब बदले में कितना केजी गेहूं दे, वीट दे कि मेरा आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो आज तो मनी आ गया, तो ये इजी है कैलकुलेट करना कि 1 केजी घी का दाम 700-800 रुपया हुआ और गेहूं चल रहा है 30 रुपये, तो आराम से हम कोरिलेट कर लेंगे कि 25 से 30 किलो गेहूं देंगे तो मेरा आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। लेकिन बार्टर सिस्टम में कैसे कहोगे कि ये चीज का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि मनी तो है ही नहीं, कॉमन मेजरमेंट है ही नहीं। तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये नहीं समझ में आ पाता था कि विच गुड्स आर मोर वैल्यूएबल। थर्ड वन इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट का कोई स्टैंडर्ड नहीं था। बच्चे, आज जरूरी नहीं कि जितने ट्रांजैक्शन आज हो रहे हैं उसका सारा का पेमेंट आज ही हो, कुछ ट्रांजैक्शन के पेमेंट फ्यूचर में भी होते थे। अब मान लो आज अगर किसी से हम पैसे लिए, बैंक से लोन लिए, तो हम बैंक को फ्यूचर में पेमेंट करेंगे विथ इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट, इजी है। लेकिन बार्टर सिस्टम में सोचो, आपसे कोई गुड्स हम आज लिए तो फ्यूचर में पेमेंट करेंगे तो कितना करेंगे, ये भी दिक्कत, क्योंकि मनी तो है नहीं मेजर करने के लिए। गुड्स का क्वालिटी वेरी कर रहा था, मनी का क्वालिटी तो हमेशा एक ही है, वैल्यू वही है। गुड्स का क्वालिटी वेरी कर रहा था, कभी खराब है, कभी खराब, मतलब कि क्वालिटी अलग है। तो फ्यूचर पेमेंट का कोई स्टैंडर्ड नहीं था अल्टीमेटली बार्टर सिस्टम में। और लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाते हैं। आज मान लो हम पढ़ाते हैं तो आपसे पैसा कमाते हैं, बदले में उस पैसे को हम फ्यूचर के लिए स्टोर कर लेते हैं कि कभी कोई ऐसा समय आया कि मेरे पास पैसे नहीं रहे तो इसी पैसे का यूज हम कर सकते हैं फ्यूचर में। लेकिन जब सोचो बार्टर सिस्टम में अगर हम पढ़ाते तो क्या होता, आप बदले में गुड्स ला के देते, तो उस टाइम में वो गुड्स कहां स्टोर करेंगे। आज मान लो बैंक है, मनी स्टोर करने के लिए अकाउंट में पैसा रख सकते हैं, लेकिन उस समय गुड्स रखेंगे तो खराब हो जाएगा। गुड्स पेरिसेबल गुड्स होता है, कुछ ही गुड्स लंबे टाइम तक चलते हैं, बाकी खराब हो जाते हैं, कम लाइफ होता है और सारे गुड्स का कंजम्पशन पॉसिबल नहीं है। प्लस एक्सचेंज भी जल्दी नहीं हो पाता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मिलता नहीं था। अब लोग माथे पे लेके सामान घूमते थे कि कोई हमसे टमाटर खरीद ले जी, बदले में हमें गेहूं दे दे जी। अब मान लो घर घर घूम रहे, टमाटर ले लो, टमाटर ले लो। कोई कह रहा है कि हम टमाटर के बदले में आपको चावल देंगे, कोई कह रहा है चीनी देंगे, कोई कह रहा है दूध देंगे। अब हमें चाहिए गेहूं, मेरा उसका ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, घूमते घूमते वो टमाटर सड़ जाता था। मीन्स स्टोर के रूप, वेल्थ के रूप में, वैल्यू के रूप में स्टोर नहीं कर पाते थे। तो बच्चे, मैंने आपको बता दिया बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम को C2C इकोनॉमी भी कहते हैं। बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स रहता तभी ट्रांजैक्शन होता था, नहीं रहता था तो ट्रांजैक्शन नहीं होता था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब होता है साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर एंड सेलर। एंड बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन से लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लो। हो गया, चलो आगे बढ़े बच्चे। इसके बाद आते हैं अब हम फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के फंक्शंस क्या हैं? तो बच्चे, मनी का दो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, एंड सेकेंडरी फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी के दो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी में स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। मैं कहूंगा ऐसे याद कर लो, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फोर। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फोर, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। क्या बोले हम? मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फोर, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फोर, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फोर, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। याद हो गया पहला टर्म? अब याद रखना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब जो मैं चार बोला उसमें शुरुआत का दो प्राइमरी, लास्ट का दो सेकेंडरी। ठीक है,
तो मनी के दो फंक्शन, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी में स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये मनी के फंक्शन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब हम आते हैं प्राइमरी फंक्शन मनी का क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चे, मनी के प्राइमरी फंक्शन में है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो money as a medium of exchange means that it can be used to make payments for all transaction of goods and services. Money as a medium of exchange हम यूज कर सकते हैं इसका to make payment of all transaction of goods and services. गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में, पेमेंट में मनी का हम यूज कर सकते हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट इट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज मोस्ट इसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो होता है मनी का सबसे इसेंशियल फंक्शन होता है। मनी हैज अ क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। बच्चे ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनी के पास एक क्वालिटी है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का, हर कोई उसे एक्सेप्ट कर रहा है मनी को। बार्टर सिस्टम में क्या था कि हो सकता है आपका कम्युनिटी कोई दूसरा ना एक्सेप्ट करे, लेकिन मनी सबको चाहिए। आप एक ऐसा कोई लोग बताओ जो कहेगा नहीं हमको नोट नहीं चाहिए, कोई होगा कि हम नोट के लिए काम नहीं करते हैं? हर कोई नोट के लिए काम करता है, चाहे गुड्स बेच रहा हो चाहे सर्विसेज बेच रहा हो, और हर कोई उसे एक्सेप्ट करता है। दिस फंक्शन रिमूव द मेजर डिफिकल्टी ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। याद रखना, एन इनकन्वीनियंस एसोसिएटेड विद द बार्टर सिस्टम। बच्चे, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम का कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मनी के मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ने उसको रिमूव कर दिया। अब यहां पे डबल कोइंसिडेंस नहीं चाहिए, अब सिंगल कोइंसिडेंस चाहिए। आप आते हो पूछते सर कॉमर्स पढ़ाएंगे, हम कहते हैं हाँ, आप पैसा दिए और हम एक्सेप्ट किए। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, हम पूछते ही नहीं है कि पैसा काहे लाए हो, गेहूं क्यों नहीं लाए, चावल क्यों नहीं लाए, ऐसी बातें नहीं होती है। अब जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है मनी का। ठीक है, ओके। तो याद रखना, अगर कभी कोई पूछ देगा विच फंक्शंस ऑफ मनी रिमूव द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, तो याद रखना मीडियम ऑफ एक्सचेंज सबसे बड़ा फंक्शन है मनी का। एक्सचेंज, गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में मनी मेजर रोल प्ले करता है। दूसरा फंक्शन है बच्चे मेजर ऑफ वैल्यू। मनी क्या करता है ना, गुड्स या सर्विसेज के वैल्यू का मेजरमेंट करता है। गुड्स या सर्विसेज के वैल्यू का मेजरमेंट करता है। मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी वर्क एज अ common denomination in which values of goods and services are expressed. This function facilitates maintenance of business accounts which could be otherwise impossible. बच्चे, बिजनेस अकाउंट, आप सब कॉमर्स के बच्चे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। एक बात मुझे बताइए, अगर ये मनी नहीं होता क्या आपका अकाउंटिंग पॉसिबल होता? आपने पढ़े हो ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल में मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कि बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म में रिकॉर्ड करेंगे, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और क्वांटिटी रिकॉर्ड नहीं करना है, वैल्यू रिकॉर्ड करना है। तो मनी के आने से वैल्यू का मेजर करना, वैल्यू मनी के टर्म में रिकॉर्ड करना पॉसिबल है, बिजनेस अकाउंट्स को मेंटेन करना पॉसिबल है। अब जा सोचो, अगर बार्टर सिस्टम होता तो कैसे वैल्यू को मेजर करते? आप सोचो अगर बार्टर सिस्टम होता तो हम आपको रसीद पे क्या लिख के देते? आज जो अमाउंट लिख के देते हैं कि आपने 30,000 पे किया, नो ड्यूज, पहले लिख के देते क्या कि आपने 2 क्विंटल गेहूं लाया, 5 क्विंटल चावल लाया और इतना गेहूं लाना बाकी है, ऐसे लिखते हैं। अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं हो पाता अगर मनी नहीं होता तो। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। मनी हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी आपको गुड्स और सर्विसेज का रिलेटिव प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ड्यू टू दिस रीजन, फॉर इंस्टेंस, रुपी इज द यूनिट ऑफ अकाउंट इन इंडिया, पॉन्ड इंग्लैंड में है, और हर कंट्री का अपना अपना मनी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शन। बच्चे, सेकेंडरी फंक्शन में आपका है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। Standard of deferred payment. Money act as a standard of deferred payment means money act as a standard of payment is are to be made in future.
फ्यूचर में जो पेमेंट हम करेंगे उसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। एवरी डे मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन विच पेमेंट्स आर नॉट मेड इमीडिएटली। बच्चे हर दिन तमाम ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मिलियंस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और सबका पेमेंट उसी दिन नहीं होता है। कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होता है जिसका पेमेंट फ्यूचर में होगा। तो मनी इनकरेज सच ट्रांजेक्शन एंड हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। मनी कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मनी एक्ट एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट हैज सिंप्लीफाइड द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशन, है ना, फ्यूचर पेमेंट का बोरोइंग लेंडिंग को मनी सिंप्लीफाई किया है। नेक्स्ट है बच्चे स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करना, वैल्यू को स्टोर करेंगे मतलब कि एसेट्स क्रिएट करेंगे, एसेट्स फंक्शन ऑफ मनी भी इसे कहते हैं, ठीक ना। ओके, तो मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। प्रेजेंट से फ्यूचर में परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करेंगे और इट इज अ वे टू स्टोर ऑफ वेल्थ। वेल्थ को स्टोर करना ही वैल्यू को स्टोर करना कहलाता है। तो बच्चे हमने आपको बता दिया मनी के 4 फंक्शन, 2 प्राइमरी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, और 2 सेकेंडरी फंक्शन में स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं बच्चे कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी। देखो ये आपके सिलेबस में प्राइमरी सेकेंडरी रहता है, बट ये कंटिंजेंट फंक्शन भी आप लिख लो, कई बार इंट्रेंस वगैरह में आपको पूछ देगा फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज द कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी। तो याद रखना कि मनी के कंटिंजेंट फंक्शन भी आपको जानना चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके बुक में, ये मे बी पावर बूस्टर में हो या मे बी ना हो, लेकिन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। हम जानते हैं जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनको जो कुछ भी हम पे करते हैं रिवार्ड में, फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है, मनी का एक फंक्शन है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है, पर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अल्टीमेटली मनी का यूज करके कंज्यूमर्स को और प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, आप आगे पढ़ोगे बैंकिंग चैप्टर में कि कॉमर्शियल बैंक का एक फंक्शन होता है क्रेडिट क्रिएट करना, और कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट मनी के हेल्प से ही क्रिएट करता है। बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, बाय कॉमर्शियल बैंक। प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मनी हमें हेल्प करता है कि कैपिटल को मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में लगाना। बियरर ऑप्शन, बियरर ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, और गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, मनी हमें बताता है कि वेदर वी आर सॉल्वेंट टू रीपे आवर लोन और नॉट। तो दीज आर द कंटिंजेंट फंक्शन विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम CUET एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज नोट दिस। हो गया, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बच्चे अब मनी, मनी अब आ गया। देखो अभी तक बार्टर सिस्टम था, मनी के फंक्शन था, मनी होता क्या है, कहते हैं मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। जो मनी के फंक्शन है कि मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर, वही चीज यहां ला दिया है कि मनी एनीथिंग है, मनी वो हर चीज है जो जनरली एक्सेप्ट किया जाता है, हर किसी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। वो चीज मनी है, चाहे वो कमोडिटी मनी हो, चाहे मेटालिक मनी हो, चाहे पेपर मनी हो, चाहे प्लास्टिक मनी हो, हर वो चीज मनी है जो मनी के ये 4 फंक्शंस को परफॉर्म करे। दूसरा है मनी इज व्हाट मनी डज, मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे, मनी को मुद्रा कहते हैं हिंदी में। मनी इज व्हाट मनी डज, मनी इज व्हाट मनी डज, तो मनी क्या करता है, मनी इज व्हाट मनी डज, तो मनी क्या करता है, यही 4 फंक्शन तो परफॉर्म करता है, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। हर वो चीज मनी है जो मनी के फंक्शंस को परफॉर्म करे। मनी इज व्हाट लॉ सेज इज मनी, हर वो चीज मनी है जिसको कानून कहे कि ये मनी है।
सरकार कह देगा कि ये चीज आज से लीगल टेंडर में नहीं रहेगा तो बंद हो जाता है, मनी नहीं है। सरकार कहेगा नहीं ये 2000 का नोट चलेगा तो मनी है। सरकार कहेगा नहीं चलेगा तो मनी नहीं है, वो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कानून जिसको मनी कह दे या जो मनी के फंक्शंस को परफॉर्म करे वो मनी है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। शुरुआत में कौन से मनी थे, उसके बाद कैसे कैसे आया। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, सबसे पहले कॉमोडिटी मनी था। सबसे पहले कॉमोडिटी मनी था जिसको आप कहते हो बार्टर सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? बार्टर सिस्टम, जिसमें हम लोग कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी एक्सचेंज करते हैं। मनी का काम होता है गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना। इसके साथ ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो हालांकि बार्टर सिस्टम में सारे फंक्शंस नहीं परफॉर्म हो पाते थे, बट कुछ तो होता था। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ही था, बट चाहे होता तो था। तो बिगिनिंग का सबसे पहले मनी का रोल प्ले करता था बार्टर सिस्टम, जिसमें कॉमोडिटी गुड्स लाइक फर्स, जानवरों के रोए, स्किन, राइस, वीट, वीपन्स को हम लोग कॉमनली यूज करते थे। कॉमोडिटी मनी इसको कहते थे। ठीक है, इसके बाद बच्चे आया आपका मेटालिक मनी। मनी मेड अप ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मेटालिक मनी। पहले कॉमोडिटी मनी, देन मेटालिक मनी। इसके बाद बच्चे आया आपका पेपर मनी, जो अभी भी चल रहा है, करेंसी नोट्स। जो नोट चल रहा है ना जी, वो नोट क्या है? पेपर मनी। इसके बाद आया क्रेडिट मनी, चेक भी तो हम एक्सेप्ट करते हैं। आप फीस देते हो तो पूछते हो ना सर चेक लीजिएगा, कई जगह हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो चेक देते हैं। इसके बाद अब आ गया प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक मनी। कार्ड है, इसी में पैसा है, कहीं गए स्वाइप किए हो गया काम। बस अब तो स्वाइप भी नहीं करना पड़ता, बस टच करना पड़ता है। हाँ, ऑनलाइन ही काम हो गया कार्ड नंबर डाल के। तो बच्चे दी ज्यादा इवोल्यूशन ऑफ मनी, कॉमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी और प्लास्टिक मनी। तो ये दोनों जनरली अब यूज कम होता है। क्रेडिट कॉमोडिटी मनी अब जनरली कम यूज होता है और मेटालिक मनी भी बहुत अब ना के बराबर है। अब जनरली हमारी इकोनॉमी में पेपर मनी है, क्रेडिट मनी है और प्लास्टिक मनी है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट बच्चे, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिकॉग्निशन मनी इज टू काइंड्स। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मनी दो तरह के हैं, लीगल एस्पेक्ट से। एक है आपका लीगल टेंडर ऑफ मनी और दूसरा है नॉन लीगल टेंडर ऑफ मनी, जिसको हम लोग ऑप्शनल मनी भी कहते हैं। लीगल रिकॉग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मनी दो तरह का है, लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर। अब सवाल है सर लीगल टेंडर मनी क्या है और नॉन लीगल टेंडर मनी क्या है? देखिए, लीगल टेंडर मनी which can be legally used to make payment of debt or other obligation is termed as legal tender money। ऐसा मनी जिसको हम लीगली यूज कर सकते हैं अपने डेप्ट को पे करने के लिए या बाकी ऑब्लिगेशन के लिए, उसको लीगल टेंडर मनी कहते हैं। सरकार जिस चीज के लिए, कानून जिस चीज के लिए आपको बोला है कि ये मनी सर्कुलेशन में रहेगा, वो लीगल टेंडर मनी है। और सरकार जिस चीज को सर्कुलेशन से बैक ले, फिर वो लीगल टेंडर नहीं है। जो हम आप अपनी इच्छा से एक्सेप्ट करते हैं उसको नॉन लीगल टेंडर कहते हैं। लीगल टेंडर को एक्सेप्ट करने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता। जितने जैसे कि मान लो जो भी नोट अभी सर्कुलेशन में है, क्वाइन सर्कुलेशन में है, वो लीगल टेंडर है। नोट्स और क्वाइंस जो सर्कुलेशन में है, दिस इज लीगल टेंडर मनी। ठीक है, लीगल टेंडर मनी बच्चे दो तरह के होते हैं, टू काइंड्स। एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और दूसरा होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या होता है? इसमें मनी एक्सेप्ट एक सर्टेन लिमिट तक ही होता है। एग्जाम्पल, क्वाइंस जो होता है बच्चे, वो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी होता है। क्वाइनेज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग आप 1000 तक ही किसी को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स कर सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते। उसके बियॉन्ड उसके मन पे डिपेंड है कि वो एक्सेप्ट करे कि ना करे। तो क्वाइंस जो है वो लिमिटेड लीगल टेंडर है, कोई भी पर्सन एक लिमिट तक ही एक्सेप्ट कर सकता है। बट नोट्स जो है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। नोट्स को एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी नोट हो। चलिए देखते हैं।
लिमिटेड लीगल टेंडर, it refers to that form of legal tender money which can be paid in discharge of the debt up to a certain limit. ये एक ऐसा मनी है जिसको हम यूज कर सकते हैं डेप्ट के डिस्चार्ज में अप टू अ सर्टेन लिमिट. बियॉन्ड दिस लिमिट person may refuse to accept payment and no legal action can be taken against him. उस लिमिट के बियॉन्ड पर्सन एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है और नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट दैट. इन इंडिया क्वाइंस आर लिमिटेड लीगल टेंडर. इंडिया में क्वाइंस लिमिटेड लीगल टेंडर है और इट कैन बी एक्शन. और इसका लिमिट क्या है? लिमिटेड लीगल टेंडर है तो इसका लिमिट क्या है? लिमिट जो है इसका अप टू 1000 है, 1000 तक. 1000 रुपये तक ही आप क्वाइंस किसी को एक्सेप्ट करने के लिए कह सकते हो. बियॉन्ड दैट के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते. नहीं कहोगे नहीं क्वाइन तो चल रहा है अब आप क्यों नहीं ले रहे हैं. जैसे मान लो अब आप कोचिंग का फीस देने के लिए आए और 30,000 रुपया क्वाइन लेके आ गए, सिक्का लेके आ गए. अब मान लो हम क्या करें, वैसे होता नोट लाए 2 मिनट में काउंट किए, खटाक से रसीद काटे दे दिए. अब हम सिक्का गिनते रहेंगे? नहीं. 1000 तक का ही सिक्का हम ले सकते हैं मैक्सिमम, उसके बियॉन्ड नहीं, है ना. आप देखते हो कहीं कहीं शॉर्ट्स वगैरह में, यूट्यूब वगैरह पे देखते होगे, कोई गया थार खरीदने के लिए, फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए और लेके चला गया उतना लाख का क्वाइन सिक्का. तो वो सब ठीक है, वीडियो बनाने के लिए गया है, बट आप मत लेके जाना, फोर्स मत करना किसी दुकानदार को कि नहीं आप एक्सेप्ट करिए. आप जान लीजिए कि क्वाइंस 1000 तक ही ले जा सकते हैं. उसके बियॉन्ड उसके मन पे, सेलर के मन पे डिपेंड करता है वेदर वो एक्सेप्ट करे कि ना करे, क्योंकि लिमिट है. 1000 के बियॉन्ड आप फोर्स नहीं कर सकते हो, इसलिए इसे कहा गया लिमिटेड लीगल टेंडर. लीगल टेंडर तो है बट इसमें लिमिटेड लग गया है, 1000 के लिमिट यहां पे सेट कर दिया गया है. बट नोट जो है, नोट वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर में आएगा. देखिए, इट इज दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड in discharge of debt of any amount. Legal action can be taken against a person who refuse to accept this money. Legal action लेंगे उस person के अगेंस्ट जो इसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करेगा. तो क्योंकि ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है. ठीक है. इन इंडिया पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी. याद हो गया कि क्वाइंस लिमिटेड लीगल और पेपर नोट्स अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी. ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चे. चलिए, हो गया. अब हम बात करते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी का. नॉन लीगल टेंडर मनी जिसको हम लोग ऑप्शनल मनी भी कहते हैं, क्या है? इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी which is generally accepted but legally one is not bound to accept it. ये जनरली एक्सेप्ट किया जाता है बट लीगली आप फोर्स नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट करने के लिए. एग्जाम्पल है चेक. बच्चे, चेक पेमेंट लोग एक्सेप्ट करते हैं बट लीगली फोर्स नहीं कर सकते हो कि नहीं चेक लीजिएगा. क्यों नहीं? हो सकता हम ना ले. क्यों? चेक बार बार बाउंस कर जाता है किसी का, बार बार बैंक दौड़ना पड़ेगा. जैसे मान लो हम यहां से गए बनारस से दिल्ली सामान खरीदने के लिए, अब हम वहां जाके दुकानदार को बोलेंगे चेक ले लीजिए. दुकानदार के मन पे है वेदर वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा. नहीं करेगा तो हम फोर्स नहीं कर सकते. ऑप्शनल मनी है, म्यूचुअल ट्रस्ट पे डिपेंड करता है. अब हम कहेंगे अरे चेक नहीं क्यों लीजिएगा, मान लो हम चेक दे के आ गए, चेक बाउंस कर गया, अब वो हमको कहां खोजते रहेगा, कहां मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन लेते रहेगा. इसलिए ऑप्शनल मनी रखा गया है. ठीक ना. बैंक ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज do not have legal backing and their acceptance is totally optional. ठीक है, नोट कर लीजिए. हो गया. चलिए आगे बढ़े. अब हम बात करते हैं बच्चे बैंक मनी. बैंक मनी क्या होता है? बैंक मनी रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक्स. बैंक मनी क्या है? कॉमर्शियल बैंक जो डिमांड डिपॉजिट किया है उसे बैंक मनी कहते हैं. डिमांड डिपॉजिट क्या है? द डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं. दिस डिपॉजिट्स आर रिपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड. द डिपॉजिटर्स आर गिवन अ चेक फैसिलिटी टू विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम देयर अकाउंट और मेक पेमेंट. इट मस्ट बी नोटेड दैट बैंक मनी इज नॉन लीगल टेंडर मनी एंड ऑप्शनल मनी. बैंक मनी नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी होता है. इसको नोट कर लीजिए आप.
हो गया, सबने नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट मनी सप्लाई। अब ये मेजर टॉपिक आ गया मनी सप्लाई। मनी सप्लाई एक टॉपिक आपका है। मनी सप्लाई क्या होता है सुनिए बच्चे। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। मनी सप्लाई क्या होता है? इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, मतलब पब्लिक के पास जो टोटल मनी है। यहां पे पब्लिक मतलब क्या है बच्चे? पब्लिक मतलब है हाउस होल्ड एंड फर्म। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। मतलब किसी भी इकोनॉमी में पब्लिक के पास जो टोटल मनी है सर्कुलेशन में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसे मनी सप्लाई कहते हैं। मतलब राइट नाउ इकोनॉमी में पब्लिक के पास, पब्लिक मींस हाउस होल्ड एंड फर्म के पास टोटल जितना मनी है उसे मनी सप्लाई कहते हैं। मनी सप्लाई includes money held by public only. Here public means firm and household. It is a stock concept. बच्चे नेशनल इनकम जब आप पढ़ रहे थे तो पढ़े थे ना स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो मनी सप्लाई जो है स्टॉक कॉन्सेप्ट है, याद रखना, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या क्या है? तो इसका दो कंपोनेंट है, करेंसी हेल्ड, करेंसी विथ पब्लिक एंड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक। याद रखना मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट्स हैं, करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक। बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है वो भी मनी सप्लाई का पार्ट आता है। प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो बच्चे। ओके, अब आगे चले। अब हम बात करते हैं मनी सप्लाई के मेजर्स क्या हैं। बच्चे अभी आपने पढ़ा मनी सप्लाई में कि जो पब्लिक के पास जो भी मनी है सर्कुलेशन में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसे मनी सप्लाई कहते हैं। मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इसके दो कंपोनेंट्स है, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। अब हम बात करते हैं मनी सप्लाई के मेजर्स क्या हैं। बच्चे मनी सप्लाई के चार मेजर्स हैं, M1, M2, M3, M4। मनी सप्लाई कितने मेजर हैं? चार, M1, M2, M3, M4। अब आपको याद करना है बस कि M1 में क्या आता है, M2 में क्या आएगा, M3 में क्या आएगा, M4 में क्या आएगा। आपको मैं बता दूं, ये लिक्विडिटी के बेसिस पे ये M1, M2, M3, M4 क्लासिफाई किया गया है, जिसमें M1 सबसे ज्यादा लिक्विड मनी होता है, मोस्ट लिक्विड, और M4 लिस्ट लिक्विड, सबसे कम। मतलब सबसे ज्यादा M1, M2, देन उसके बाद उससे कम M3 और M4। M4 सबसे कम लिक्विड होता है, M1 सबसे ज्यादा हाईली लिक्विड। M1 नैरो मनी है, M4 ब्रॉड मनी है। ठीक ना। चलिए देखते हैं M1 में क्या आएगा। M1 में आएगा करेंसी एंड क्वाइंस विथ पब्लिक, मतलब पब्लिक के पास जो करेंसी और क्वाइंस है वो आएगा, एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक आएगा, और अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI आएगा। अगर हम M1 लिखते हैं M1, तो M1 इक्वल टू होता है C प्लस DD प्लस OD। हेयर C मीन्स करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक, OD मतलब अदर डिपॉजिट विथ RBI। M1 में हो गया C प्लस DD प्लस OD, ये M1 के लिए। अब हम बात करते हैं M2, तो M2 में क्या आएगा बच्चे? M2 में आएगा M1। M1 जो ही हम बोले तो ये तीनों कंपोनेंट्स की बात कर लिए, करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक एंड अदर डिपॉजिट विथ RBI। ठीक है। M2 में आ गया M1 के तीनों कंपोनेंट्स, M1 लिख दिए तो तीनों आ गया। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा आया, सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो अगर हमको M2 कभी भी ऐड करना पड़े तो कैसे आएगा? M2 इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है। देखो M1 में आएगा करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विथ RBI। M2 में आएगा M1 मतलब ये तीनों कंपोनेंट्स प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो याद रखना कि M1 के में क्या क्या आएगा? C प्लस DD प्लस OD, करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक, OD डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, OD मीन्स अदर डिपॉजिट विथ RBI। और M2 में M1
तीनों कंपोनेंट्स, प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। M3 में क्या आएगा, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। M3 में आएगा M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, ठीक है। और M4 में आएगा M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, और एक्सक्लूडिंग NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एक्सक्लूडिंग NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो बच्चे इसको नोट कर लीजिए और इसको 2 बार बोल के देखिए, याद हो जाएगा कि मनी सप्लाई के 4 कंपोनेंट्स M1, M2, M3, M4। M1 में आएगा C प्लस DD प्लस OD, M2 में आएगा M1 मतलब तीनों कंपोनेंट प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, M3 में आएगा M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, और M4 में आएगा M3 मतलब हो गया ये दोनों, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, प्लीज नोट दिस। हो गया, चलिए अब बच्चे जो ये हमने अभी आपको M1, M2, M3 और M4 के बारे में बताया, इसके बारे में जान लीजिए कि आप M1 और M2 ये जो है सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट्स है और M3, M4 लिस्ट लिक्विड एसेट्स है, ठीक है। M1, M2 ब्रॉडर मनी है, सॉरी नैरो मनी है, M3, M4 ब्रॉडर मनी है। देखिए important facts about money supply. The 4 measures of money supply represent different degree of liquidity. Liquidity के डिग्री को बताता है। With M1 being most liquid, देखो M1 सबसे ज्यादा लिक्विड है, and M4 being least liquid। तो बच्चे ये जो 4 मनी के सप्लाई के मेजर से डिग्री है, उसमें M1 मोस्ट लिक्विड सबसे ज्यादा लिक्विड है ये, और M4 जो है ये है बच्चे लीस्ट लिक्विड, सबसे कम लिक्विड यही है। M3 is widely used as a measure of money supply and it is also known as aggregated monetary resource of the society। M3 जो है ये aggregated monetary resource of the society कहलाता है M3। M1 and M2 are generally known as narrow money। M1, M2 को narrow money कहते हैं and M3, M4 को broad money भी कहते हैं मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज डाटा ऑन मॉनेटरी सप्लाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी सप्लाई का डाटा रिलीज करते रहता है, प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लो। अब बच्चे हम जब बात कर लेते हैं मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया का, इंडिया का मॉनेटरी सिस्टम क्या है, तो इन इंडिया मॉनेटरी ऑथोरिटी इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में मॉनेटरी ऑथोरिटी मनी सप्लाई करने का पावर किसके पास है, मनी कंट्रोल कौन करता है, सारे फंक्शंस कौन देखता है, बैंकों को लाइसेंस कौन देता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट आरबीआई, ठीक है, इन शॉर्ट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई कब आया था बताइए, आरबीआई बच्चे कब आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये 1 अप्रैल 1935 को आया है। एस्टेब्लिशमेंट आरबीआई का 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, लिख लीजिए। इंडिया फॉलो पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। बच्चे हमारे देश में पेपर करेंसी स्टैंडर्ड है, पेपर नोट चलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, पहले था, अभी पेपर नोट। क्वाइंस आर लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। आप जानते हैं क्वाइंस लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है, 1000 तक ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, वेरेज पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। पेपर नोट हम कितने भी अमाउंट तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, नो बाउंडेशन। आरबीआई हैज सोल मोनोपोली, मतलब सिंगल ऑथोरिटी होता है टू इशू करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स इशू करने का, ऑफ ₹2 एंड एबव, ₹2 और उससे ऊपर के जो भी नोट्स है वो आरबीआई इशू करता है।
और 1 रुपये का नोट और सारे कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशूज 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स। ये पॉइंट दोनों अच्छे से याद कर लीजिएगा, दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है कि 1 रुपये का नोट और जितने भी कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, और 2 रुपये का नोट और उससे ऊपर का नोट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया फॉलो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये नोट इशू करने का एक सिस्टम है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम टू फॉर नोट इशू। और इंडिया में मिनिमम रिजर्व सिस्टम कितने का है? 200 करोड़ का। कि अंडर दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक आरबीआई रिक्वायर्ड टू कीप मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज वर्थ 200 करोड़ एंड दिस बेसिस आरबीआई कैन इशू एनी नंबर ऑफ नोट। आरबीआई 200 करोड़ का गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करता है, तब जाके नोट इशू करता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम इंडिया फॉलो करता है नोट इशूइंग में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से बच्चे आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया। मैंने आपको पूरा चैप्टर अच्छे से बता दिया। जो भी बच्चे अगर स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए फटाफट। ठीक है, इस तरह से आपका कंप्लीट चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा दिया, और अब आई होप चैप्टर में कुछ भी आपका बचा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम बैंकिंग चैप्टर शुरू करेंगे। बैंकिंग चैप्टर भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके साथ ही ये हो गया, आप नोट्स बना लीजिएगा। अब ऐसे कोई भी बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, उनको मैं कोचिंग सेंटर के बारे में बता दूं। यदि आप अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए सीयूटी क्रैक करना चाहते हैं तो बता दूं आपको कि बच्चे वाराणसी में हमारा कॉमर्स का कोचिंग चलता है, लंका पे, बीएचयू के पास, लंका थाना के जस्ट बगल में। कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर। आप गूगल पे, गूगल मैप पे सर्च करिए, अभी गुडविल एडुकेयर, हम यूट्यूब पे सर्च करिए गुडविल एडुकेयर, कोचिंग का एड्रेस आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगा, सारी जानकारी आपको कोचिंग से रिलेटेड मिल जाएगा। ठीक है, गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो वाराणसी में है। हमारे कोचिंग में बच्चे 11th एंड 12th कॉमर्स की मल्टीपल बैचेज अवेलेबल हैं। मॉर्निंग में बैच अवेलेबल है, आफ्टरनून में है, इवनिंग में है, मल्टीपल बैच है, जब चाहो तब बैच अवेलेबल है। ठीक ना, सभी सब्जेक्ट कॉमर्स का पढ़ाएंगे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अप्लाइड मैथ, इंग्लिश, सबके मल्टीपल फैकल्टीज अवेलेबल हैं। डाउट सॉल्व करने के लिए भी टीचर अवेलेबल है, एसी क्लासरूम है, बैच का स्ट्रेंथ लिमिटेड है, वीकली टेस्ट लेंगे, हर सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर यू। इसके साथ ही बच्चे कॉमर्स में सभी बच्चे का एम होता है कि 12th के बाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, बीएचयू में, बनारस यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज में, एसआरसीसी में पढ़ने का सपना हर कॉमर्स के बच्चे का होता है। तो उन एंट्रेंस को क्रैक करवाने के लिए आपको देना पड़ता है सीयूईटी का एग्जाम। बीएचयू में दाखिले के लिए, डीयू में दाखिले के लिए सीयूईटी का एग्जाम देंगे। इस सीयूईटी के थ्रू आप बीएचयू, डीयू, एयू या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो क्या सवाल है सर एंट्रेंस देंगे या हो जाएगा? ऐसे ही नहीं हो जाता है, तैयारी करना पड़ता है, और उसका तैयारी अपने कोचिंग गुडविल एडुकेयर में होता है। बीकॉम, एमकॉम, बीबीए के लिए कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी कोर्स है उसका प्रिपरेशन गुडविल एडुकेयर में होता है। तो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए गुडविल एडुकेयर का सीयूईटी का ऑफलाइन बैच। ठीक है, बोर्ड के साथ भी बैच होता है, बोर्ड के बाद भी होता है। अभी ज्वाइन करेंगे, अभी से एग्जाम तक पढ़ेंगे। कॉमर्स के प्रेस्टिजियस जॉब होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उसके लिए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन सबसे पहला स्टेज होता है, कोचिंग में पढ़ाई होता है। साथ ही बीकॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर सेमेस्टर का क्लासेस भी होता है, मतलब कॉमर्स का संपूर्ण कोर्सेस का पढ़ाई गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन कोचिंग में होता है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे एग्जैक्ट एड्रेस जो ऑफलाइन सेंटर का है B30/74 रविदास गेट विशाल लंका थाना वाराणसी, आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर विजिट करिए, या आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके कोचिंग से रिलेटेड डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, नोट कर लीजिए। इसके साथ ही बच्चे, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हाँ, कॉमर्स के जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू बच्चे, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। और एक बात जरूर बताइएगा, लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।